हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का जो आपका एग्जाम होने वाला है 5 फरवरी को और 7 फरवरी को। उसके लिए 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हिंदी के आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और उन्हीं सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम 5 फरवरी और 7 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक और बात आपको पता ही होगा, आपके एग्जाम में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका उत्तर आपको कम से कम 1 पेज में और ज्यादा 2 पेज में तो लिखना ही पड़ेगा। कम से कम 1 पेज और ज्यादा आप लोग 2 पेज में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। अभी 1 या 2 पेज में आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, इसलिए जितना क्वेश्चन होगा इस सबको आप लोग रट लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, तब से तो होगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताएंगे सभी क्वेश्चन जो है इसको आपको समझना पड़ेगा और समझ करके अपनी भाषा में बना करके अपने प्रश्न का उत्तर आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग रटने लगिएगा या फिर याद करने लगिएगा तो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन समझे हुए रहिएगा तो क्या हो जाएगा, अपनी मन से बना करके अपने प्रश्न के उत्तर को लिखिएगा, क्योंकि 2-4 लाइन तो लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखना है 1 पेज 2 पेज। आपको क्या करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कहानी के आधार पर मालती का चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखे। कहानी यानी कि रोज जो कहानी है उसके आधार पर मालती का चरित्र जो है वो आपको कैसा लगा वो अपने शब्दों में लिखना है। या फिर सेम यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रोज कहानी में कहानीकार ने किस प्रकार मालती की अंतः स्थिति और बाहरी स्थिति का वर्णन किया है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस पूछने का तरीका जो है अलग हो जाता है। समझ गए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए इसका आंसर जो होगा वो सेम ही होगा। समझ गए, चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर से। रोज शीर्षक कहानी जो है यह मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री की जीवन और मनोदशा का चित्रण करती है। रोज जो कहानी है किसका चित्रण करती है, तो पूरे भारत में जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके घर की जो महिलाएं होती हैं, उनके घर की महिलाएं यानी कि उनके घर की स्त्री का मनोदशा किस तरह करता है उसी का वर्णन किया गया है रोज कहानी में। समझ गए, मिडिल क्लास से अधिकतर लोग किस क्लास से रहते हैं, तो मिडिल क्लास के रहते हैं यानी कि मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में ही रहते हैं। तो उनके घर में जो स्त्री का जो मनोदशा रहता है वो किस तरह का रहता है उसी का वर्णन किया गया है रोज कहानी में। समझ गए, तो रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की जो नायिका है मालती, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उसके चरित्र के बताने के लिए लेखक ने उसके 2 पक्ष रखते हैं, यानी कि किसी का बारे में आपको कुछ बताना आता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसके दोस्त के बारे में आपको कुछ भी बताएं तो पहले क्या बताएगा कि पहले मेरा दोस्त अच्छा था अब खराब हो गया, या फिर बताएगा पहले खराब था अब अच्छा हो गया, यानी कि पहले वाला बात बताएगा पहले वो कैसा था और अभी वाला बात बताएगा कि अभी वो कैसा है। तो इसीलिए लेखक जो है मालती का चरित्र को बताने के लिए उसके 2 पक्ष रखते हैं। पहला पक्ष है उसका अतीत का, यानी कि पहले मालती कैसी थी, और दूसरा पक्ष है उसके वर्तमान का, यानी कि अभी जो है मालती वो किस तरह की है। तो अतीत की जो मालती थी एक उदंत चंचल और स्वच्छंद मनोवृत्ति की लड़की थी। अतीत की लड़की यानी कि पहले की जो लड़की थी, पहले की जो मालती थी एकदम उदंत थी, चंचल थी, स्वच्छंद मनोवृत्ति की लड़की थी, एक तरफ से बदमाश टाइप की लड़की थी। कौन, तो मालती। लेखक के अनुसार वह उनकी बहन से ज्यादा उसकी मित्र थी। बचपन में दोनों इकट्ठे खेलते थे, पढ़ते थे, लड़ते थे तथा मारपीट करते थे। पढ़ाई में मालती का मन एकदम नहीं लगता था। लेखक के अनुसार, जो लेखक अज्ञे उनके अनुसार लेखक कहना चाहते वो तो लेखक की दूर की बहन थी मालती, लेकिन लेखक उनको बहन नहीं मानते थे, उसको दोस्त मानते थे। क्यों दोस्त मानते थे, क्योंकि बचपन से लेखक जो है मालती के साथ खेलते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, मारपीट करते थे, सब काम करते थे, इसलिए लेखक जो है मालती को दूर की बहन नहीं मानते थे, अपनी दोस्त मानते थे। समझ गए, जैसे आपकी कोई दूर की बहन होगी तो उसको आप लोग उसके साथ अगर आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे लिखते होंगे उसको आप लोग अपना दोस्त ही मानते हैं। उसी तरह से लेखक जो है मालती को अपना दोस्त मानते हैं बहन से ज्यादा। समझ गए, और पढ़ाई में मालती का जो है मन बिल्कुल भी नहीं लगता था पहले, अभी का नहीं, पहले का बात बता रहे। पहले अभी अतीत में मालती किस तरह की थी, तो अतीत में यानी कि बहुत पहले, शादी से पहले मालती का पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लगता है। अब इसका मालती का पढ़ाई में मन थोड़ा भी नहीं लगता है, इसका उदाहरण बताते हुए लेखक बताते हैं उसके पिता ने एक दिन मालती को क्या किया था। लेखक बताते हैं कि मालती के जो पिता थे उन्होंने मालती को क्या किया था, एक पुस्तक ला कर दिया था और कहा था कि इसके 20 पन्ने रोज पढ़ो, हफ्ते भर आकर बाद देखूंगा कि तुम इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं अगर करोगी तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती के जो पिताजी रहते हैं वो मालती को एक किताब लाते हैं और देते हैं, कहते हैं कि मालती तुम इस किताब को पढ़ना, 1 हफ्ते बाद मैं आकर देखूंगा कि तुम इस किताब को कितना पूरा कंप्लीट की हो कि नहीं की हो, रोज इसमें 20-20 पन्ना पढ़ना, अगर नहीं पढ़ोगी तो इसे मैं तुम्हें इसके लिए क्या करूंगा, मार मार के तुम्हारा चमड़ी उधेड़ दूंगा। ऐसा मालती के पिताजी मालती से कहते हैं। अब मालती क्या करती है तो वो देखिए, मालती पढ़ने के बजाय क्या करती है, प्रतिदिन 10-10 पन्ने उसको फाड़ कर फेंक देती है। उसे दिया गया था किताब पढ़ने के लिए रोज 20-20 पन्ना, और वो क्या करती है 10-10 पन्ना रोज फाड़ कर फेंक देती है। इस तरह पुस्तक को समाप्त कर देती है और पूछने पर बताती है कि मैंने किताब फाड़ कर फेंक दिया, मैं नहीं पढ़ूंगी। जब उसके पिताजी 1 सप्ताह बाद पूछते हैं मालती जाओ किताब लेके आओ, जब पूछते हैं क्योंकि तू पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो, तो मालती क्या कहती है कि मैंने किताब फाड़ कर फेंक दिया, मैं नहीं पढ़ूंगी। यानी कि उसके पिताजी दिए थे उसको पढ़ने के लिए, रोज 20-20 पन्ना पढ़ना, उसको डांटते भी है कि नहीं पढ़ोगी तो मार मार कर तुम्हारा चमड़ी उधेड़ देंगे। लेकिन मालती क्या करती है, उसके पूरा जो पन्ना रहता है किताब का वो फाड़ कर फेंक देती है, 10-10 पन्ना रोज फाड़ कर फेंक देती है। और जब उसके पिताजी पूछते हैं तो बोलती है मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता है।
विवाह के बाद जो मालती का जीवन है वो 2 सालों में बदल जाता है। अब विवाह के बाद, पहले तो मालती ऐसी थी, शादी से पहले की मालती इतना बदमाश थी, सोचिए जब उसको पढ़ने के लिए दिया हुआ किताब तो फाड़ के फेंक दी, तो कितना ज़्यादा बदमाश टाइप की लड़की थी। लेकिन विवाह के बाद क्या हो जाता है, विवाह के बाद मालती का जीवन जो होता है वो 2 साल में ही बदल जाता है। विवाह के बाद जो मालती होती है उदंत चंचल मालती आज एकदम सीधी और शांत हो, जो पहले मालती जो थी एकदम उदंत चंचल और बदमाश टाइप की मालती थी वह एकदम सीधी और शांत मालती हो जाती है। अब उसके पति जो चिकित्सक है यानी कि एक डॉक्टर है, जिस वजह से उसके पास समय भी नहीं रहता है और समय की भी कमी रहती है। अब ये सब लेखक को कैसे पता चलता है कि मालती बदल गए, तो शादी के 4 साल बाद लेखक जो है मालती के यहाँ जाते हैं, मालती के यहाँ ऐसे जाते हैं जैसे मिलने के लिए मालती से, तो वहां पर जो देखते हैं जो लेखक को लगता है उसी पर वो बताते हैं कि पहले तो मालती ऐसी थी लेकिन अब मालती कितना सीधी और शांत हो गई, इसे उसी के घर पे रहकर लेखक जो है ये सोचते रहते हैं। उसके जो पति है, मालती के जो पति है वो चिकित्सक है यानी कि डॉक्टर है। गैंग्रीन नामक एक बीमारी होता है जो कि हो जाता है वो किसी विषैला जीव के काटने से या किसी कोई कांटा चुभने के कारण गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाता है। उसी का इलाज जो इसके पति जो इसके पति का नाम है, मालती के पति का नाम महेश्वर, उसी का इलाज करते हैं। जिस वजह से वो तो अब डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के पास समय की कमी तो रहता ही है, जिस वजह से वो उसके पास समय की भी कमी रहती है, यानी उसके डॉक्टर जो उसके पति जो उनके पास भी समय की कमी रहती है। परिवार को भी वे समय नहीं दे पाते, यानी कि जो उनका मालती और महेश्वर जो उनका एक बेटा भी रहता है टिट्टी, तो उसको भी समय नहीं दे पाते, मालती को भी समय नहीं दे पाते। कौन? तो महेश्वर। मालती के साथ कठिनाई यह है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में उसके पास कोई समाज नहीं, और मालती जो रहती है शादी के बाद जो मालती का घर है, शादी के बाद मालती जहाँ पर रहती है वो एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में क्या होता है, दूर दूर पर घर रहता है, कहीं पास पास में घर नहीं रहता है, तो आसपास में कोई लोग भी नहीं जिससे मालती क्या करे, बातचीत कर सके। घूम फिर कर घरेलू काम अपने छोटे बच्चों में व्यस्त रहना और सिवा उसके पास कोई विकल्प ही नहीं। अब घूम फिर कर मालती का क्या काम है, रोज का एक ही काम है, सुबह उठना, पति को तैयार करना, उसे हॉस्पिटल भेजना, फिर घर का काम करना, जो भी खाना बनाना हो, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, फिर बच्चे में व्यस्त रहना, बच्चों का जो भी काम होगा वो करना। मतलब एक जैसा जीवन जो है मालती रोज जी रहे, एक जैसा जीवन रोज जी रहे। मनोरंजन का अभाव, गपशप करने वाले लोगों की कमी और एक रस दैनिक जीवन के कारण वो उबसी गई है। एक रस दैनिक जीवन, अगर एक जैसा जो जीवन है कि रोज उठना फिर से वही काम, घर का ही रोज 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 काम जो होता है वो इसी को कहा जाता है एक रस काम, यानी एक रस काम दैनिक जीवन से जो ये मालती उबसी गई है। उसमें कहीं भी ताजगी प्रसन्नता नहीं है, मालती में युवती वाला रस भी नहीं है। यही उसके चरित्र का वो पक्ष है जिसके प्रति हर एक पाठक जो होते हैं, हर एक पढ़ने वाला जो होता है वो सहानुभूतिशील हो उठता है। तो समझ गए आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को पता है, क्वेश्चन आप लोग को लग रहा हो कितना बड़ा था, इतना हम कैसे लिख पाएंगे एग्जाम, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन आएगा आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो एक पेज के बाद आप लोग 4 पेज में लिख दीजिएगा, लेकिन 4 पेज में लिखना नहीं है क्योंकि आपको टाइम की कमी रहेगी और भी क्वेश्चन बनाना है ना, तो ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए आपको 2 पेज से ज्यादा में तो लिखना ही नहीं है। तो इसको लिखना शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत इस तरह से करना है कि उस जो कहानी है मालती, उसके बारे में चरित्र के बारे में बताया, तो लिख दीजिएगा शुरू में कि कहानी की जो नायिका है वो कौन है, तो मालती है। उसके बाद लिखने के बाद शुरुआत कीजिएगा कि लेखक जो है मालती का चरित्र बताने के लिए 2 पक्ष रखते हैं। एक पक्ष रखते हैं मालती के शादी से पहले का पक्ष और दूसरा पक्ष रखते हैं मालती के शादी के बाद का पक्ष। तो शादी से पहले मालती जो थी उदंत चंचल थी। किताब एग्जाम्पल दे दीजिएगा किस तरह से उसके पिताजी किताब लाकर देते, बोलते पढ़ने के लिए, रोज 20 पन्ना पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ोगी तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधर देंगे, लेकिन मालती क्या करती है, उस पूरे किताब को फाड़ कर फेंक देती है और बोलती है हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। और शादी के बाद मालती कैसी हो गई, एक दिन एक और इंसिडेंट होता है जो कि इसमें ऐड नहीं किया, आप लोग भी ऐड चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि मालती के जो पति हैं वो आम लपेट कर एक अखबार में लाते हैं, आम लपेट कर लाते हैं, बोलते हैं आम देने के लिए छील करके या काट करके। तो मालती क्या करती है, जिस अखबार में उसके पति महेश्वर आम लपेट कर लाते हैं उस अखबार में जो पन्ना रहता है उसको पढ़ने लगते हैं। तो इसी को देखकर लेखक जो है ऐसा सोचते हैं, समझ गए कि मालती अब देखो एक अखबार का टुकड़ा उसको पढ़ने लगती है। और पहले मालती कैसी थी कि पहले कुछ पढ़ती नहीं थी, किताब फाड़ कर फेंक देती थी। तो पहले कितना थी, उदंत और चंचल मालती। इसका उदाहरण दीजिए वो किताब का फाड़ने वाला इंसिडेंट है। दूसरा आप लोग बता दीजिए कि शादी के बाद जो मालती है एकदम सीधी शांत हो गई है। क्यों सीधी शांत हो गए, वो अपने जीवन से ऐसा लग रहा है कि वो सीधी शांत इसलिए हो गए कि अपने जीवन से उबसी गए, क्योंकि रोज एक ही काम, कोई खास काम नहीं, रोज एक ही काम, घर का काम करते मालिक जो है मालती जो है ये उबसी गए, समझ गए ना। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। और लास्ट में लिख दीजिएगा ये सब अगर आप लिखना चाहे तो कि उसके पास तो उसकी जो मालती का जो मन है वो कहीं भी कोई काम नहीं लगता है, वो उसके पास गपशप करने के लिए, बातचीत करने के लिए कोई आसपास में उसके लोग नहीं है, उसमें मालती में कहीं भी ताजगी प्रसन्नता खुशी नहीं है, उसमें युवती वाला रस भी नहीं है। ये उसके चरित्र का वैसा पक्ष है जिसके प्रति हर एक पाठक जो होता है वो सहानुभूतिशील हो उठता है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है और अपने मन से बनाकर लिखिएगा। जो क्वेश्चन हम इसमें दिए ये सब आपको यही पॉइंट 2 पॉइंट नहीं लिखना है, जैसे आपको अपने मन में होगा खुद से बना करके अपने उत्तर को लिखिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग 2 पेज के बाद 4 पेज लिख लिया, लेकिन 4 पेज लिखना नहीं है, कम से कम आपको 2 पेज में, कम से कम 1 पेज और ज्यादा आपको 2 पेज में ही लिखना है, समझ गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे या फिर उसने कहा था जो कहानी होता है इस कहानी का सारांश लिखिए। तो लहना सिंह जो होता है इसका परिचय देना आपको अपने शब्दों में या फिर उसने जो कहा था कहानी है इसका सारांश लिखिए। दोनों क्वेश्चन का सेम ही आंसर होगा, बस पूछने का तरीका जो है वो अलग है। तो लहना सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो लहना सिंह जो होता है एक सिख राइफल में जमादार के पोस्ट पर था, जो कि सिपाही से थोड़ा ऊंचा पद होता है। देखिए लहना सिंह क्या था, तो लहना सिंह जो होता है सिख राइफल में जमादार के पोस्ट पर था। जो सिपाही होता है ना, सबसे छोटा जो रैंक होता है फौज में वो क्या होता है, तो सिपाही को होता है। और फौज में सिपाही से जो थोड़ा ऊंचा पोस्ट होता है
है वो होता है जमादार का पोस्ट, और जमादार से भी जो ऊंचा पोस्ट होता है वो क्या होता है, तो सूबेदार का पोस्ट होता है। तो लहना सिंह किस पोस्ट पर था, तो सूबेदार के पोस्ट पर था, और सिर्फ जो कि सिपाही से थोड़ा ऊंचा पोस्ट होता है। और लहना सिंह जो होता है बचपन से ही साहसी लड़का था। बचपन में जो अपने मामा के यहाँ गया था तो वही एक सिख लड़की सूबेदारनी को पूछा करता था कि तेरी कुर्बाई हो गई, तेरी कुर्बाई हो गई कहकर छेड़ा करता था, और छेड़छाड़ में वो सूबेदारनी से प्रेम करने लगा था। देखिए अगर आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझ जाएगा तो कहानी में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर शॉर्ट लघु तेरे प्रश्न में भी कोई क्वेश्चन पूछे, 100% व्याख्या में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बना पाएगा। इसलिए कहानी छोटा सा ही आप लोग अच्छे से समझिए। कहानी में होता क्या है कि लहना सिंह जब बचपन में रहता है तो अपनी मामा के यहाँ जाता है। मामा के यहाँ कहाँ कब जाता है, तो मामा के जब वो 12 वर्ष का रहता है तब जाता है। याद रखिएगा लहना सिंह जब 12 वर्ष का रहता है तो जाता है अपने मामा के यहाँ। मामा का घर कहाँ है, तो अमृतसर में मामा का उसका घर रहता है, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जैसे ही जाता है तो मामा के यहाँ तो अपनी दुकान पर या कहीं ऐसे घूमने के लिए चल देता है। घूमने के लिए जब लहना सिंह जाता है दुकान पर जाता है तो उसको एक लड़की मिलती है। उस लड़की जो लड़की उसकी उम्र रहती है 8 वर्ष, जो कि किताब में मेंशन किया गया 8 वर्ष लड़की का उम्र रहता है और लहना सिंह का उम्र रहता है 12 वर्ष। समझ गए। तो लड़की से लहना सिंह जो एक सवाल पूछता है क्या है कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई। कुर्माई का मतलब क्या होता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कुर्माई का अर्थ क्या होता है, तो कुर्माई का अर्थ होता है सगाई। तो उससे पूछती थी लड़की से लहना सिंह पूछता था कि तुम्हारी कुर्माई हो गई, यानी कि तुम्हारी सगाई हो गई। तो लड़की एक ही जवाब देती थी। रोज लहना सिंह एक ही सवाल पूछता था और लड़की भी एक ही जवाब देती थी। लहना सिंह रोज पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई, और लड़की रोज एक ही जवाब देती थी, धत धत कहकर चली जाती थी, धत करती थी और चली जाती थी। लहना सिंह रोज एक ही सवाल पूछता था, लड़की भी धत कहकर चली जाती थी, मतलब एक ही जवाब रहता था। एक दिन फिर से इसी तरह से कहीं लहना सिंह जो था वो कभी भी उससे पूछ देता था, कभी दुकान पे मिल गया या कभी रास्ते में मिल गया, कभी भी पूछ देता था। तो इसी तरह से एक दिन जब लहना सिंह फिर से मिलता है उस लड़की से और पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, इस पर लड़की क्या करती है, अपना सालू दिखाते हुए, मतलब अपना साल दिखाते हुए दिखाती है, देखते नहीं मेरा सालू। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि अभी के समय में क्या होता है, रिंग दिखाते हुए, एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए बोलते हैं कि हाँ मेरी सगाई हो चुकी है। उसी तरह से वो लड़की जो रहती है वो अपना साल दिखाते हुए कहती है कि हाँ देखते नहीं मेरा सालू। इससे क्या कहना चाहती है वो लड़की, तो सिख लड़की जो रहती है वो कहना चाहती है कि हाँ मेरा सगाई हो गया। अब लहना सिंह क्या करता है, उसको कुछ नहीं बोलता है। वो लड़की अपनी मामा के यहाँ चली जाती है, वो भी अपनी मामा के यहाँ आई रहती है। लहना सिंह भी अपना इधर रास्ते में आ जाता है। अब जो रास्ते में आता रहता है लहना सिंह तो बहुत सारी क्रियाएं करता रहता है, जैसे कि लहना सिंह रास्ते में एक ठेला को उल्टा देता है, उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहता है, किसी को मारने लगता है। इसी तरह से वो गुस्से में चला जाता है अपने मामा के यहाँ। फिर कुछ दिन बीतता है, लड़की की शायद शादी हो गई, लहना सिंह ऐसा सोचा होगा, फिर वो अपने काम में लग जाता है। लहना सिंह अपने घर पर चला जाता है। आज वर्षों के बाद यानी सालों के बाद लहना सिंह जो जमादार के पोस्ट पर है, और जमादार से जो ऊंचा पोस्ट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है सूबेदार का पोस्ट। उससे जो ऊपर के अधिकारी है सूबेदार है, तो सूबेदार जो है जमादार के पोस्ट पर लहना सिंह उसको अपने घर पर किसी काम से बुलाए होंगे। तो लहना सिंह क्या करता है, अपने सूबेदार के यहाँ जाता है। जब वो सूबेदार के यहाँ जाता है तो क्या देखता है कि जिस लड़की से वो बचपन मिला था, यानी जो सिख लड़की थी वो 8 वर्ष की थी और लहना सिंह मिला था, आज वर्षों के बाद वही लड़की उसके सामने रहती है और वो सूबेदारनी बन के रहती है। यानी सूबेदार जो उसके ऊंचे पोस्ट पर है उनसे लहना सिंह जो है जमादार के पोस्ट पर है, जमादार से जो ऊंचा पोस्ट है सूबेदार का, उस पर उसके सर हैं वो रहते हैं। और सर की पत्नी कौन है, सूबेदार की पत्नी कौन है, तो सूबेदार की जो पत्नी है वो कौन है, तो सूबेदारनी बन चुके हैं। और वही लड़की जो लड़की उस लहना सिंह को बचपन में मिलता, लहना उससे बार-बार पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई, वही लड़की जो है आज उस सूबेदारनी की पत्नी के रूप में, सूबेदार के पत्नी के रूप में सूबेदारनी बन चुकी है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बातचीत चलती है, इससे क्या हो जाता है, सूबेदार थोड़ी देर बाद कुछ काम से वहां से उठ के चला जाता है। तो फिर लहना सिंह भी बातचीत करता है सूबेदारनी से और फिर जाने लगता है। जैसे ही लहना सिंह जाने लगता है तो सूबेदारनी क्या करती है, वचन मांगती है, अपना झोली फैलाकर वचन मांगती है कि लहना सिंह से कहती है कि जब भी युद्ध हो तो तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। ये जो सूबेदार और सूबेदारनी रहता है इसका एक बेटा भी रहता है, बेटा का नाम रहता है बोधा सिंह, वो भी अपना फौज में ही रहता है। समझ गए। तो वो लहना सिंह से जो सूबेदारनी रहते हैं वो कहती है कि जब भी युद्ध हो तो तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। इस तरह से वो भीख मांगती है। तो लहना सिंह क्या करता है, वचन दे देता है कि हाँ जब भी मैं युद्ध होगा तो मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे पति का नाम था हजारा सिंह और बेटे का नाम था बोधा सिंह, दोनों की रक्षा करूंगा। अब जब युद्ध होता है तो लहना सिंह क्या करता है, अपनी जान देकर सूबेदार हजारा सिंह की और उसके बेटे यानी कि सूबेदारनी का जो बेटा रहता है बोधा सिंह, उस दोनों की रक्षा करता है। अपनी जान देकर के दोनों की रक्षा करता है कौन, तो लहना सिंह। तो जब उसकी मृत्यु होने वाली रहती है, मृत्यु के काफी करीब पहुंच जाता है, तो उसका सर रहता है, लहना सिंह का जो सर रहता है एक वजीरा सिंह उसका एक सहपाठी रहता है, उसके गोद में रहता है। अब उसका गोद में रहता है और मृत्यु के काफी करीब लहना सिंह पहुंच जाता है। और ऐसे उसको सूबेदार और जो रहता है हजारा सिंह और उसका बेटा जो रहता है बोधा सिंह, उसको लहना सिंह कहता है अब तुम घर जाओ। जब वो घर जाने लगता है तो उसको रोक के कहता है सूबेदार हजारा सिंह, और अरे सुनो इस तरह से जब भी तुम घर जाना तो कह देना सूबेदारनी से उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं कहता, सूबेदार को भी नहीं पता रहता है कि क्या सूबेदारनी ने कहा था और क्या इसने कर दिया, सिर्फ वो इतना ही कहता है कि तुम जब घर पे जाना तो सूबेदारनी से कहना कि सूबेदारनी ने जो लहना सिंह को कहा था वो मैंने कर दिया, यानी कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है उसने कहा था, समझ गए, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है। जो भी लहना सिंह को कहा जाता है सूबेदारनी कहती है, वो अपना वचन देकर अपनी जान देकर वो उसका वचन को निभाता है। और वो सूबेदार जो उसको कुछ नहीं पता है कि क्या कहा था सूबेदारनी ने, क्या लहना सिंह ने कर दिया, बस वो हाँ करके चल देता है, हाँ मैं कह दूंगा। समझ गए ना, इस तरह से ये कहानी था। इस तरह से आप लोग इसको पूरा को याद रखिएगा और ये जो कहानी आपको बताया इसको शॉर्ट में बना करके आप लोग को लिख देना है।
जैसे वो देख लीजिए, ये सब तो आपको बता चुके हैं कि तेरी कुड़माई होगी पूछता था बार बार वो लड़की से, लड़की जो थी वो कहती धर धर कर चल जाती थी। इस तरह से वो छेड़छाड़ में लड़की से प्यार करने लगा था, सुबेदारनी से प्यार करने लगा था। वह वीर के साथ साथ बुद्धिमान भी था। जब वर्षों के बाद सुबेदारनी उसे मिलती है तो उससे अपने पति और पुत्र की रक्षा की मांग करती है, सुबेदारनी जो रहती है, तो जिससे वो युद्ध में अपनी प्राण देकर पूरा करते हैं। लहना सिंह जो वचन पात्र, प्रेमी, वीरता, बुद्धिमान होने के कारण कहानी का एक स्मरणीय पात्र है। समझ गए, इस कहानी को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको अपने आंसर को अपने मन से खुद से बना करके लिखेगा और याद रखना है 2 पेज से ज्यादा नहीं करना है। समझ गए, 1 पेज से कम भी नहीं करना है तो 2 पेज से ज्यादा भी नहीं करना है। सर याद है तो पूरा लिख ही देते, नहीं 2 पेज से ज्यादा करना नहीं है, और भी क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन करें। या फिर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छत्रसाल की तलवार ने कैसा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार कैसी है, छत्रसाल की तलवार ने कैसा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार की धार इतनी तेज है कि वह अंधकार को चीरकर निकलते सूर्य के समान चमकती प्रतीत होती है। जैसे सुबह में जैसे 4 बजे के बाद देखिएगा तो 4 बजे में तो अंधेरा रहता है, लेकिन 5 साढ़े 5 में आप लोग देखिएगा तो पूरा उजाला हो जाता है, पूरा सूर्य भगवान का जो उजाला रहता है पूरा फैल जाता है। सेम उसी तरह से छत्रसाल की तलवार उसी तरह से चमक रही है, जिस तरह से जो अंधकार को चीरकर सूर्य की रोशनी जो है निकल जाती है, जितना चमकती रहती है सूर्य की रोशनी, सेम उसी तरह से सूर्य की रोशनी की तरह छत्रसाल की जो तलवार है वो चमक रही है। वह गहन अंधकार की तरह प्रतीत होने वाले हाथियों के झुंड को पल भर में काटकर समाप्त कर देती है और उसकी तलवार शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। देखिए छत्रसाल की तलवार, सिंपल सा क्वेश्चन था, छत्रसाल की तलवार कैसी है उसका वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्रसाल की तलवार ने कैसा रूप धारण कर रखा है, तो आप लोग सिंपल वे में लिखिएगा छत्रसाल की जो तलवार है उसने क्या किया, उसने पल भर में हाथियों का पूरा झुंड होता है उसको भी काट सकता है, इतना ज्यादा तेज है छत्रसाल की तलवार। छत्रसाल की तलवार है उस में जो सूर्य भगवान की रोशनी जितना तेज होता है, जितना उसमें प्रकाशमय रहता है, सेम उसी तरह से उतना ज्यादा तेज है कौन, तो छत्रसाल की तलवार। और क्या है, तो छत्रसाल की जो तलवारें शत्रुओं के गले में यानी कि दुश्मनों के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं के सिरों की माला अर्पित करें। मतलब भगवान शिव जो महादेव जो उनको प्रसन्न करने के लिए छत्रसाल की जो तलवार है दुश्मनों का सर काट करके इतना ज्यादा सर काट लेगी कि उस सब सर काट का एक माला बना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर देगी, चढ़ा देगी। इतना ज्यादा सर को काट रही है और शत्रुओं का इस तरह से विनाश कर रही है। वह युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखा रही है छत्रसाल की तलवार, और क्या करे तो देखिए, तथा निरंतर शत्रुओं का विनाश करे। तो समझ गए आप लोग कि छत्रसाल की तलवार जो है उसका वर्णन करना था और आपको यही लिखना है। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है उसका वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन रहेगा कि छत्रसाल की तलवार ने कैसा रूप धारण कर रखा है। तो छत्रसाल की तलवार की याद रखिए धार इतनी ज्यादा तेज है कि अंधकार को चीरकर, जो अंधकार पूरा रहता है 4 बजे में पूरा देखिए सुबह अंधकार रहता है, लेकिन 5-6 बजे में कितना पूरा उजाला रहता है, तो अंधकार को चीरकर जैसे सूर्य भगवान की रोशनी निकलती है जितना तेज उनमें रहता है, सेम उसी तरह से वही तेज जो है किसमें, तो छत्रसाल की तलवार में है। और हाथियों का जो झुंड होता है बहुत बड़ा झुंड होता है, एक हाथी कितना बड़ा होता है और हाथी का सोचिए झुंड कितना बड़ा हुआ, उतना बड़ा जो झुंड होगा उसको भी पल भर में काट सकती है जो छत्रसाल की तलवार है। और क्या है, तो छत्रसाल की जो तलवार है ये शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है और मानो ऐसा लग रहा है कि शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं का जो सिरों का माला होगा वो बनाकर शिव भगवान को प्रसन्न करेगी, वो चढ़ाकर। और ये युद्ध भूमि में छत्रसाल की जो तलवार है वो अपना पराक्रम दिखा रहे तथा निरंतर शत्रुओं का विनाश करे। समझ गए, इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। स्वतंत्रा कुमारी चौहान जो है उनको इस माँ करके उनको ही संबोधित किया गया। तो स्वतंत्रा कुमारी चौहान को समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। तो माँ को समझाना तब कठिन होता है जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है किसी आकस्मिक कारण से और वो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाती, तब माँ के लिए माँ को मन को समझाना कठिन हो जाता है। जब भी वो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाती माँ, तो माँ के मन को समझाना जो होता है कठिन होता है। या फिर माँ जो है कई दिनों तक अपने पुत्र से मिल नहीं पाती, इसके लिए भी माँ को समझाना कठिन हो जाता है। समझ गए, इस चैप्टर में यही था। तो स्वतंत्रा कुमारी चौहान जो है उनकी पुत्र की यानी उनके बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई, वह चाह कर भी किसी भी तरीके से अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई। वो अपने बेटे को बचाने के लिए देवताओं के पास भी प्रार्थना करते, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को बचा नहीं पाते। सभी तरीके से कोशिश करती, निरंतर प्रयास करती, लेकिन फिर अपने पुत्र को बचा नहीं पाते स्वतंत्रा कुमारी चौहान। इसलिए स्वतंत्रा कुमारी चौहान जो है उनको समझाना कठिन हो गया। समझ गए, तो देख लीजिए माँ के लिए मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता है, यानी किसी कारणवश से वो अपने बेटे से लंबे समय तक नहीं मिल पाती। इसी परिस्थिति में माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है, वो अपने पुत्र को पल भर के लिए भूला नहीं सकती। सिंपल सा क्वेश्चन था कि माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन होता है, तो तब कठिन होता है जब जो माँ से बेटा जो होता है बहुत दिनों तक नहीं मिल पाता है, तब माँ के मन को समझाना कठिन हो जाता है। सिंपल समझ गए, ये 4-5 क्वेश्चन बताए, सब क्वेश्चन का आप लोग कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से सब में समझ में आ गया होगा। समझ गए, इसी तरह वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, तो और भी जो इसका 5 नंबर वाला 2-3 क्वेश्चन होगा जो और इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सारांश वाला जितना होगा उस सबको कर लेंगे। समझिए, इससे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन और भी जो इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका है। ऑब्जेक्टिव तो पूरा कंप्लीट करवा दिए, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। समझिए, अगर आप लोग जितना बताए उतना अगर आप लोग कर लेते हैं इसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। पीडीएफ में आप लोग मिलेगा क्या क्या, तो आप लोग देखिए साइंस या अगर आप लोग कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो हिंदी और इंग्लिश है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग
आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, देख सकते हैं 10 सब्जेक्ट का नाम दिया हो, इस 10 में से जो भी आपका सब्जेक्ट हो और जिसका भी एग्जाम खत्म हो गया उसको छोड़कर जो भी सब्जेक्ट बचा हो, जैसे आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हो या 3 का या 4 का जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हो, सभी सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, समझ गए ना। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ है, यानी कि 25 रुपये है। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और आपने आने वाली परीक्षा की बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकेगा। लेना किस तरह से तो वो देखिए, ये नंबर है 7903820890। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें क्या करना है, 25 रुपया डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 5 में से 3 जिसका बचा होगा एग्जाम, जिस भी सब्जेक्ट का 3-4 सब्जेक्ट का, उसका नाम बता दीजिएगा। या आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोग जो भी 2 सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है उसका नाम बता दीजिएगा और उसका पीडीएफ आप लोग लेकर के बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा को पीडीएफ तो ले लेंगे लेकिन क्या इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्या इसकी क्या गारंटी है, तो आपको इतना बता दें कि इसी में से 90% गारंटी है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका 90% क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ में से रहेगा। जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में उसका 90% क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ में रहेगा। जैसे कि अभी ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ तो ज्योग्राफी में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 70 ऑब्जेक्टिव, उसमें से बनाना आता है 35 ही ऑब्जेक्टिव। और जो हम जो आपको पीडीएफ देते हैं इसमें 450 ऑब्जेक्टिव के करीब क्वेश्चन था। इसी में से जो है 54 ऑब्जेक्टिव जो था इसी पीडीएफ में से आपको देखने को मिले, जो कि आपको बनाना कितना था, 35 क्वेश्चन बनाना था। हम जो आपको क्वेश्चन दिए थे उसमें से 54 को क्वेश्चन था, बनाना आपको 35 और 54 को क्वेश्चन था। सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है आपके ज्योग्राफी के एग्जाम में 20 क्वेश्चन, बनाना रहता है 10 क्वेश्चन। जो हम पीडीएफ देते हैं उसमें रहता है 60 या 65 क्वेश्चन था। इस 60-65 क्वेश्चन में से 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिला था, जबकि बनाना कितना था, तो केवल 10 ही क्वेश्चन बनाना था। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।